बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। हमारी सीरीज़ चल रही है सेकंड ईयर में। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन टू रिस्पायरेशन, जिसमें हमने डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी एंड सेलुलर रिस्पायरेशन, टाइप्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, टाइप्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन एंड मैनी मोर डिस्कस किया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे पल्मोनरी रिस्पायरेटरी सिस्टम। जो आपके सिलेबस में ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो बेसिकली है पल्मोनरी रिस्पायरेटरी सिस्टम। पल्मोनरी रिप्रेजेंट टू द लंग्स, यानी कि लंग्स स्टेज के ऊपर जो गैसियस एक्सचेंज होगा। अब लंग्स में जो गैसियस एक्सचेंज होगा उसके लिए ज़रूरी है गैस का या एयर का होना। तो अब हमारे पास पल्मोनरी रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो प्राइमरी जो बेसिक स्टेप है वो है ब्रीथ। अब हमारे पास ये जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम जिसको हम कहते हैं, बेसिकली दिस सिस्टम प्रोवाइड फंडामेंटल एबिलिटी टू ब्रीथ, कि जो हमारा गैसियस एक्सचेंज हो रहा है लंग्स के लेवल पे वो है बिकॉज ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन क्या इसमें सिर्फ ऑक्सीजन होती है इनटेक में, या एक्सहेलेशन में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होती है? इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम लोगों ने स्टार्ट लेना है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को। तो आप सबको पता है कि सिस्टम कंपोज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स। तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की हमारे पास जब आप स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो उसमें हमारे पास अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक आप टर्म यूज करेंगे। तो नोज एंड फेरिंक्स आर अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक, while larynx, trachea, bronchi, bronchiole, alveoli and lungs is equal to lower respiratory tract। ये याद रखना है, अक्सर जो है वो बच्चे अपर एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो अप टू फेरिंक्स अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक, बिलो फेरिंक्स लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। अब आज हम लोगों ने इंशाअल्लाह अज़ीज़ डिस्कस करना है डिटेल से नोज को। नोज स्ट्रक्चर एंड नोज फंक्शन इन रिस्पायरेशन। सबसे पहले नोज की डेफिनेशन। हमारे पूरे रिस्पायरेटरी सिस्टम में ओनली नोज इज एक्सटर्नल एंड विजिबल पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। नोज के एक्सेप्ट neither pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchiole or alveoli are visible to us. Only this external part of respiratory system is visible. But the most important thing in case of human, it is elevated on face. ये जो आपके पास नोज है, नोज की ह्यूमन के केस में एलिवेशन होती है नोज बिकॉज ऑफ एथमाइड बोन। अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। तो बाकी जानवरों में जरूरी नहीं है कि नोज एलिवेटेड हो, लेकिन ह्यूमन केस में नोज एलिवेटेड ऑन फेस। अब सबसे पहले नोज कंपोजिशन। नोज कंपोज्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। Nose composed by connective tissue. अब connective tissues are majorly of three type: hard connective tissue, soft connective tissue and fluid connective tissue. Hard connective tissue example bone, fluid connective tissue example blood, soft connective tissue नहीं, कार्टिलेज नहीं, बल्कि हमारे पास जो है वो है फैटी टिश्यू।
कार्टिलेज आर आल्सो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। याद रखें कि अक्सर बच्चों ने रट्टा मारा होता है बोन्स आर हार्ड एंड कार्टिलेज आर सॉफ्ट। तो कनेक्टिव टिश्यू की जब क्लासिफिकेशन की बात आती है तो बोथ बोन्स एंड कार्टिलेज आर हार्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज कार्टिलेज आर हार्ड एज कंपेयर टू फैटी टिश्यू। मीन्स दैट चर्बी या फैट्स जो है हमारी बॉडी की तो वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट हैं एज कंपेयर टू कार्टिलेज। तो कार्टिलेज देयरफॉर क्लासिफाइड इन हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन कंपोजिशन ऑफ नोज। तो नोज कंपोज्ड बाय हार्ड कनेक्टिव टिश्यू एज वेल एज सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। हार्ड कनेक्टिव टिश्यू मीन्स जैसे अभी मैंने बताया बोन्स एंड कार्टिलेज, while soft connective tissues are fatty tissue। अब हमारे पास हमारी बॉडी में तो 206 बोन्स हैं। तो क्या सारी बोन्स नोज में है? तो नोज बोन जो है वो बेसिकली है इथमॉइड बोन। इथमॉइड बोन नोज बोन इज इन्वॉल्व इन द कंपोजिशन ऑफ नोज। ये जो हमारी नोज की बेस है ये आपका पास बनी हुई है इथमाइड बोन से। यहां पे इंटरेस्टिंग बात आपने याद रखनी है, चूंकि हमारी डेफिनेशन के मुताबिक या जर्नल ऑब्जर्वेशन के मुताबिक नोज इज प्रेजेंट ऑन फेस, इसलिए अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि नोज बोन यानी इथमाइड बोन्स बिलोंग्स टू ईदर cranial bones or facial bones, तो मोस्ट प्रॉबली आप चूंकि नोज को फेस पे कंसिडर करते हैं तो इसलिए इथमॉइड बोन को आप फेशियल बोन में काउंट करेंगे। लेकिन याद रखना है अपनी बुक में सपोर्ट एंड मूवमेंट के चैप्टर में काउंटर चेक करना है आपने जरूर कि दिस इथमॉइड बोन इज क्रैनियल बोन। ये जो इथमॉइड बोन है ये वन ऑफ क्या है क्रैनियल बोन है। जो क्रैनियम में सपोर्ट एंड मूवमेंट के चैप्टर में आपके 8 बोन्स हैं तो उन 8 बोन्स में से एक बोन कौन सी है? इथमॉइड। तो याद रखें नोज बोन इज नॉट बोन ऑफ फेस, इथमॉइड बोन इज अ बोन ऑफ क्रैनियम। ये इंटरेस्टिंग बात आपने याद रखनी है और ये एमसीक्यूज भी हो सकता है। नंबर 2 कार्टिलेज इन नोज। ये जो है इसका फ्रंट लोब होती है नोज की, ये कार्टिलेज होती है। अब ये कार्टिलेज तो हमारे पास है 3 टाइप्स की। नंबर 1 फाइब्रस कार्टिलेज, नंबर 2 इलास्टिक कार्टिलेज, नंबर 3 हाइलिन या हेलाइन कार्टिलेज। इसको हाइलिन या हेलाइन जो भी आप पढ़ें दोनों बातें ठीक हैं। अब हमारे पास याद रखें कि रिस्पायरेटरी सिस्टम की कंपोजिशन में एक्सेप्ट एपिग्लॉटिस ऑल कार्टिलेज आर हाइलिन एक्सेप्ट एपिग्लॉटिस। वाहिद एपिग्लॉटिस जो हम इंशाल्लाह लैरिंक्स में पढ़ेंगे वो बनी है इलास्टिक कार्टिलेज से। बाकी इन रिस्पायरेटरी सिस्टम एक्सेप्ट एपिग्लॉटिस द ऑल कार्टिलेज आर हाइलिन। याद रखना है आपने इस बात को। लेकिन एक्सेप्ट एपिग्लॉटिस विच इज कंपोज्ड बाय इलास्टिक कार्टिलेज। नेक्स्ट ये फैटी टिश्यू की शेप होगी फिब्रो मींस फाइब्रस। तो 3 मेजर कंपोनेंट है नोज के, बोन विच इज इथमॉइड, कार्टिलेज विच इज हाइलिन एंड फैटी टिश्यू विच आर इन फाइब्रस फॉर्म या फाइब्रस शेप। अब ये तो थी नोज की कंपोजिशन। नोज की कंपोजिशन के बाद नोज स्ट्रक्चर कि नोज की बनावट, नोज की स्ट्रक्चर कैसे है। तो स्ट्रक्चर वाइज नोज के मेजर 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 नॉस्ट्रिल्स एंड नंबर 2 नेजल कैविटीज। नॉस्ट्रिल्स द ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ नोज नोन एज नॉस्ट्रल्स।
ये जो नाक के सुराख हैं, उन ओपनिंग को कहा जाता है नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी। इन सुराहों से पीछे जो इनर ट्यूब्स हैं, नोज के अंदर जो ट्यूब्स हैं, जो कैविटीज हैं, दीज आर नोन एज नेजल कैविटीज। सॉरी, नेजल कैविटीज, ये जो फ्रंट पे ओपनिंग है, होल्स हैं, वो नॉस्ट्रल्स, और इनर कैविटीज जो हैं उनका नाम है नेजल कैविटीज। जो कि टर्म यूज किया पुलुलर यानी कैविटीज, तो इट मीन दीज आर मोर देन वन। कैविटी का टर्म नहीं यूज किया, कैविटीज, एंड दीज कैविटीज आर टू। ये बिकॉज ऑफ नेजल सेप्टम, ये जो हमारे नाक के दरमियान पार्टीशन है, इसे कहते हैं नेजल सेप्टम। तो नेजल सेप्टम की वजह से नंबर ऑफ नेजल कैविटी होगा 2। अब नेजल कैविटी, ये जो अंदर कैविटीज हैं, इनकी स्ट्रक्चर ऑफ नेजल कैविटीज, ये जो अंदर 2 नेजल कैविटीज हैं, इनकी स्ट्रक्चर, आपकी नोज यहां से शुरू होकर यहां तक है, तो ये जो अंदर ट्यूब्स हैं, इनको कहा जाएगा नेजल कैविटीज। ये नेजल कैविटीज मेजरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एंटीरियर पार्ट and posterior part. Anterior part means that the front part of nasal cavity. Anterior part means front part of nasal cavity. While posterior part means back part या backward portion of nasal cavity. अब anterior part also known as vestibulus. Vestibulus. Anterior part, front part is also known as vestibulus, while the posterior part is overlapped या lined by mucosal membrane. ये जो हमारा यहां से पीछे सिंपली जहां तक कार्टिलेज है, ये वेस्टिबुलस है। जहां से पीछे बोन है, वो आपके पास इंटरनली लाइंड विद म्यूकोजल मेम्ब्रेन। वेस्टिबुलस या इंटीरियर पार्ट की आसान आइडेंटिटी, द पोर्शन ऑफ नेजल कैविटी इन विच नेटवर्क ऑफ हेयर्स प्रेजेंट। जिस कैविटी की पोर्शन में आपके पास हेयर्स प्रेजेंट हैं, दैट इज नोन एज एंटीरियर और वेस्टिबुलस। और जहां पे हेयर्स नहीं बल्कि म्यूकस सिक्रीशन हो रही है बिकॉज ऑफ म्यूकोजल मेम्ब्रेन, और ये म्यूकोजल मेम्ब्रेन म्यूकस सिक्रीट करे, वो पोर्शन है पोस्टीरियर। और इसी पोस्टीरियर पार्ट में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स यानी रिसेप्टर फॉर स्मेल भी मौजूद हैं। याद रखें, आपकी नोज के फ्रंट पोर्शन में स्मेल रिसेप्टर्स नहीं है। Smell receptors are present in mucosal membrane which is at posterior position in nasal cavity. अब ये तो थी हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ नोज। नाउ फंक्शन ऑफ नोज, फर्स्ट वन मोस्ट सिंपलर फंक्शन, रिसीवर ऑफ एयर। नोज जो है वो एयर रिसीव करने वाला फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑर्गन है, फर्स्ट पार्ट है, जिस नॉस्ट्रल्स के थ्रू आप एयर को इनहेल करते हैं। अब एयर को इनहेल किया जाता है, क्यों हम टर्म यूज करते हैं कि इनहेलेशन इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन इनटेक होगी या साथ नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस भी होंगी, तो इंशाअल्लाह हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल नोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या है, इनहेलेशन ऑफ एयर through nostrils. Number 2, nose is responsible for filtration of air. ये हमें पोल्यूटेंट, डस्ट पार्टिकल या टॉक्सिक पोल्यूटेंट से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है नोज, बिकॉज ऑफ फिल्ट्रेशन। नोज में नंबर 1 हेयर्स एंड नंबर 2 म्यूकस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन। Filtration through hairs as well as mucus, these both are responsible for filtration of air.
इसकी सफाई करते हैं जो हम एयर इनहेल करते हैं। नंबर 3, मॉइस्चराइजेशन ऑफ एयर। ड्राई एयर डैमेज टू आवर लंग्स। याद रखना है, ड्राई एयर डैमेज टू आवर लंग्स। Therefore, the inhaled air must be moisturized through mucus. Mucus contain glycoprotein and water. Mucus contain glycoprotein and water. And the major protein of mucus is mucin. Mucus का नाम mucus because of mucin protein है और इसमें मेजर कंटेंट ऑफ वाटर है। उस वाटर की वजह से एयर विल बी मॉइस्चराइज्ड एंड बी रिमेंबर ड्राई एयर डैमेज टू आवर लंग्स। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू मॉइस्ट द एयर बिफोर रीचिंग टू लंग्स। याद रखना इस बात को। इसका दूसरा बेनिफिट ये होता है मॉइस्चराइजेशन का कि बिकॉज ऑफ मॉइस्चराइजेशन एयर विल बी कंडेंस and the storage capacity of lungs will increase. Dry air expanded होगी जिसकी storage capacity कम होगी। तो मॉइस्चराइजेशन ऑफ एयर का पहला फंक्शन तो प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स है बिकॉज ड्राई एयर डैमेज टू लंग्स। लेकिन दूसरा फंक्शन मॉइस्ट एयर विल बी कंडेंस एंड द स्टोरेज ऑफ एयर विल बी इंक्रीज। और इसका तीसरा फंक्शन है कि मॉइस्ट एयर इजीली डिफ्यूज्ड इनटू ब्लड। याद रखना है। नेक्स्ट नंबर पे, नेजल कैविटी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन। हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वेरिएबल होता है, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी विंटर कभी समर। तो जब विंटर में हम बाहर की हवा को फील करते हैं तो वेरी कोल्ड होती है, लेकिन जब उसे इनहेल करते हैं तो हमें सच कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेजल कैविटी में इस एयर का टेम्परेचर रेगुलेट किया जाता है। अगर एयर जो है वो आपके पास कूलर है, एयर जो है वो आपके पास टेम्परेचर लो है, तो ब्लड में जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी में एयर को वार्म किया जाएगा थ्रू द हीट ऑफ ब्लड which having dense network of capillaries inside the nasal cavities. तो nasal cavities में dense network of capillaries है जिनमें हीट यानी कि आपके पास टेम्परेचर लॉस करेंगी, शेयर करेंगी विद कूल्ड एयर और उसको वार्म करके फिर आगे ट्रांसफर किया जाएगा टुवर्ड्स लंग्स। तो टेम्परेचर रेगुलेशन होती है अप टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास। नेक्स्ट नंबर पे है ऑल्फेक्शन। ऑल्फेक्शन इसका फिफ्थ फंक्शन है। ऑल्फेक्शन को आप इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। ऑल्फेक्शन आर इम्यूनिटी। ऑल्फेक्शन कैसे इम्यूनिटी है? बिकॉज ऑफ ऑल्फेक्शन, बिकॉज ऑफ सेंस ऑफ स्मेल वी सेलेक्ट, वी चूज दी गैस या एयर। किसी जगह पे अगर एयर में टॉक्सिक मटेरियल है, बैड स्मेल, पॉइजन मटेरियल है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे ये जो हमारे पास किसी रूम के अंदर नेचुरल गैस, ये सुई गैस ओपन हो जाए, तो आप उसे स्मेल करके एकदम अपने आप को जो है वो इनहेलेशन से और टॉक्सिक गैस से प्रिवेंट कर सकते हैं। आप एकदम नाक को बंद करेंगे, वहाँ से स्किप करेंगे। या किसी लेबोरेटरी के अंदर एमोनिया सिलेंडर ओपन हो जाए तो बिकॉज ऑफ बैड स्मेल आप उसकी इनहेलेशन को रेजिस्ट करेंगे। अगर हमारे नाक में सेंस ऑफ स्मेल यानी ऑल्फेक्शन ना होता तो हम फिर टॉक्सिक या पॉइजन एयर को भी इनहेल करते जो कि हमारी बॉडी को डैमेज कर लेता। तो इसलिए ऑल्फेक्शन यानी सेंस ऑफ स्मेल इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ड्यूरिंग इम्यूनिटी। तो यहां तक थे हमारे पास फंक्शन ऑफ नोज। होपफुली आपने लर्न किया होगा। इंशाअल्लाह अजीज ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अब हमारे इन टॉपिक्स में एमसीक्यूज डिस्कशन बहुत कम होती है। इंशाअल्लाह अजीज जब आपके प्रोफेशनल टेस्ट होंगे तो हम एक सीरीज एमसीक्यूज की अलग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि शॉर्ट वीडियो टाइम में टॉप लेक्चर के साथ एमसीक्यूज डिस्कशन
फिर एक तो एम्बिग्विटी का सोर्स बन जाते हैं और दूसरा एक्सपेंशन ऑफ टाइम जो है वो हो जाती है, जबकि हमारे पास बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। थैंक्स यू वेरी मच।